Hello everyone, welcome back again to this particular class of the Cost and Management Accounting। बच्चों, पिछले कुछ क्लासेस में हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की शुरुआत की थी। पिछले कुछ क्लासेस में मैंने क्या क्या चीज़ें बताई थी, एक बार हम फटाफट के अंदाज में रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद आज की क्लास को हमको आगे बढ़ाना है। पिछले कुछ क्लासेस में हमने बस बेसिक देखा था कि कॉस्ट यानी क्या होता है, कितने टाइप्स की अकाउंटिंग होती है। तो मैंने आपको बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, तो हमने देखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं जिससे हमको प्रॉफिट एंड लॉस ये पता चलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा की हुई है। जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, इसने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से पहले के वीडियोस पहले देख लीजिए। वो बेसिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से हम आपके सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। बराबर है, ठीक है सर। उसके बाद दूसरी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको बताना जरूरी है कि जिन जिन बच्चों को YouTube पे ये क्लासेस मिल रही है वो YouTube पे देख रहे हैं, अदरवाइज आप इस क्लासेस को कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऐप पर भी देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। कुछ क्लासेस आपको पर्टिकुलरली, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया, जो फ्री रहेंगी। आफ्टर दैट यू हैव टू पे सब्सक्रिप्शन, राइट। चलिए, तो बात करते हैं 3 टाइप की अकाउंटिंग्स मैंने आपको बताया था। सबसे पहले थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हमने देखा था कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है जिससे हमको एट द एंड ऑफ द ईयर हर कंपनी को हमारा प्रॉफिट पता चलता है। क्लियर है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग की बारी आती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने देखा था कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट आ रही है, यानी कि कितना खर्चा आ रहा है, ये कंपनी को अगर पता करना है तो उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन की जाती है। उसके बाद हमने देखा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अगर कंपनी को कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन मेकिंग पर्पस के हिसाब से जो अकाउंटिंग की जाती है उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। बराबर है, क्लियर है। और इससे डिटेल में चर्चा इन सबके हमने प्रीवियस क्लासेस में कर ली थी। तो सर आज हमको क्या करना है, आज हमको बेटा आपके सिलेबस को स्टार्ट करना है। तो सिलेबस मैंने आपको क्या क्या बताया था, चलिए आइए देखते हैं। सिलेबस ये रहा आपका, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, RTMNU का, ये बीकॉम, BBA, BCCI ये सबके लिए क्लासेस है। बट पर्टिकुलरली ये जो क्लास चल रही है ये BBA सेकंड सेम के लिए चल रही है। क्लियर है क्या, BBA सेकंड सेम के लिए ये क्लासेस चल रही है, राइट। यहाँ पर BBA फर्स्ट सेकंड सेम के लिए ये क्लासेस आपकी रहेगी, जिसमें कि हमने सिलेबस डिस्कस किया था कि सबसे पहले आपको थियोरी पढ़ना है। उसके बाद हमारी कॉस्ट शीट एंड टेंडर शीट नाम का एक चैप्टर आता है। तो देखो आज हमारा मोटिव क्या रहेगा, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट शीट नाम का चैप्टर, क्योंकि थियरी जो है वो अगर मैं डायरेक्टली आपको पढ़ा दूं बिना प्रैक्टिकल्स को समझाए हुए या कुछ बिना नॉलेज दिए हुए, तो जाहिर सी बात है आपको क्लासेस थोड़ी सी बोरिंग लगेगी। क्लियर है क्या, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले प्रैक्टिकल चैप्टर्स के साथ साथ जितनी थियरी हमारी कवर हो सकती है वो कवर कर लेंगे। एट द एंड ऑफ दिस क्लास, मतलब इस क्लासेस के, इस सिलेबस के, इस BBA फर्स्ट ईयर सेकंड सेम के क्लासेस के एंड में, जब ये हमारी सारी क्लासेस खत्म हो जाएगी, उसके एंड में कुछ थ्योरी बची है उसको हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। डन। तो चलिए आज हमको फटाफट के अंदाज में शुरू करना है कॉस्ट शीट नाम का चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आपको बने रहना है, ठीक है। पेशेंस नहीं छोड़ना है। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा, मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन बहुत ईजी सब्जेक्ट है। आप इतनी बात मेरी यकीन मानो, इजी सब्जेक्ट है। अकाउंट से ज्यादा इजी आपको कॉस्टिंग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट शीट एंड टेंडर शीट, ठीक है। तो सर कॉस्ट शीट एंड टेंडर शीट क्या होता है, तो आइए देखते हैं कॉस्ट शीट एंड टेंडर शीट। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ बातें लिख के रखी है ऑलरेडी, ठीक है, ताकि हमारा वक्त थोड़ा सा सेव हो जाए। कॉस्ट शीट क्या है, कॉस्ट शीट यानी क्या होता है, तो एक रफली आपको आइडिया दे दूं मैं कि कॉस्ट शीट यानी होता है यदि आपको किसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वो कंपनी को उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, यानी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको कितने में पड़ रहा है, इसकी कॉस्ट को निकालने के लिए हमें कॉस्ट शीट बनानी होती है। बराबर है। जैसे कि आपने देखा ही होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हमने पढ़ा, यानी कि अकाउंट्स जब हमने पढ़ा, उसमें हम बैलेंस शीट बता रहे थे। बैलेंस शीट सबने बनाई हुई है, ठीक है। जो बच्चों को बैलेंस शीट नहीं पता है उनको बता दो कि बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट होता है जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज शो की जाती है, जिसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज शो की जाती है। देन
तो एसेट्स और लायबिलिटीज मतलब कंपनी के पास कितनी एसेट्स है और कंपनी को कितनी लायबिलिटीज पे करना है, इसका एक स्टेटमेंट, इसको हम बैलेंस शीट कहते थे, ये आप सबको ही पता है। वैसे ही ठीक उसी तरह अगर आप कंपनी में कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको कितने खर्चे लगे, इसका भी एक स्टेटमेंट बनाना, इसका भी एक शीट बनाना, यानी होता है कॉस्ट शीट। और एट द एंड ऑफ द कॉस्ट शीट हमको क्या पता चलता है, जब भी हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तब एट द एंड हमको पता चलती है प्राइस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्राइस मतलब उसको बनाने के लिए हमको कितना खर्चा आया, ये कॉस्ट हमको पता चलती है। और उसे हम कहां से निकाल सकते हैं, उस प्राइस को हम निकाल सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग ऑफ कॉस्ट शीट। क्लियर है? डन। मतलब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि कॉस्ट शीट क्यों बनाई जाती है, ताकि अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी में बन रहा है तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं। तो सर जैसे कि हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखे थे, जैसे कि हमने अकाउंट्स में देखा, अकाउंट्स में पढ़ा है कि अकाउंटिंग जो होती है पूरे एक साल के लिए होती है या फाइनेंशियल ईयर अकाउंट में रहता है, तो वैसे कॉस्ट शीट के लिए भी कुछ रहता है क्या? तो आंसर इज नो। कॉस्ट शीट आप जब चाहे आपको जब बनानी है आप तब बना सकते हैं। जैसे कि आपका प्रोडक्शन खत्म हो गया तो आप तभी भी क्या बना सकते हैं, कॉस्ट शीट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ही कंपनी में प्रोडक्शन खत्म हो जाए या फिर कंपनी में प्रोडक्शन पूरा हो रहा है तो आप वहां से क्या बना सकते हैं, कॉस्ट शीट बना सकते हैं। डन। बात समझ में आई क्या? जी हाँ। सर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, एक और एग्जांपल देता हूं, दिस इज यू, ये आप है, और मान लो आपका है हैप्पी बर्थडे टू यू, आपका क्या है, बर्थडे है। ठीक है, आपका हैप्पी वाला बर्थडे है। अब आपको क्या किया, पापा ने, आपके फादर ने या आपके पेरेंट्स ने आपको 10,000 रुपीज दिए बर्थडे गिफ्ट। बोले सर इतने तो मिलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक अंदाज मान के चलते बेटा कि आपको आपके फादर ने, एग्जाम्पल ये तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना, है ना, एग्जाम्पल में भी वैसे तो हमको पता है कि आपको और उनको 100 रुपए मिलते हैं, ठीक है ना, पेरेंट्स कितने रुपए देते हैं, 100 रुपीज, ठीक है ना, ये ले बेटा जा, कॉलेज के लिए लग रहा है, क्लास के लिए लग रहा है, उतनी फीस हमारे पास दे देते हैं, बाकी एक्स्ट्रा पैसे देते ही नहीं, और पहले तो पूछते हैं क्यों चाहिए, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ठीक है, ये सब सवाल होते हैं, बराबर कि नहीं। तो लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल ही ले रहे हैं तो थोड़ा सा हजारों में क्यों ना ले, तो 10,000 रुपए हमारे हमको पेरेंट्स ने दिए फॉर सेलिब्रेटिंग अवर बर्थडे। ठीक है, हमारे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए 10,000 रुपए मिल चुके हैं। अब ये बर्थडे सेलिब्रेट करने आप गए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना, या आप किसके साथ जाना चाहोगे ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, और आप किसके साथ जाओगे ये भी आपको भी पता है, ठीक है ना। तो आप जिसके साथ जाना चाहो, आप जिसके साथ जाना पसंद करो, ठीक है। खैर फ्रेंड्स तो सेकेंडरी आते हैं, ठीक है ना, प्राइमरीली कुछ अलग ही आता है, फर्स्टली कोई और ही आता है, ठीक है, जिसके साथ आप बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये मैं मानता हूँ कि हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गए और दिन भर में हमने कई तरह के खर्चे किए, मूवी देखे, घूमने गए, यहाँ वहाँ कपड़े खरीद लिए, कुछ शॉपिंग कर लिए, ठीक है ना, तो बहुत तरह तरह के हमने खर्चे कर लिए। अब जब आप शाम को घर वापस आए तो पापा ने पूछा कितने पैसे खर्च हुए, बेटा कितने पैसे खर्च हुए आपके, तो आपने बोला ज्यादा नहीं पापा, बस हमारे 8,000 रुपए खर्च हो गए। कितने पैसे खर्च हो गए? 8,000 रुपए। तो अब पापा ने पूछा कि ये 8,000 रुपए आपने कहां कहां खर्च किए बताओ। क्वेश्चन क्या आया कि ये 8,000 रुपए आपने कहां कहां खर्च किए। तो आप पापा को बराबर पूरा एक शीट बना के दोगे, शीट बना के यानी कि एक लिस्ट बना के दोगे कि सर पापा मूवी देखने गए थे, मूवी के साथ साथ पॉपकॉर्न भी खाया, है ना, और कोई और साथ है तो आइसक्रीम के अलावा तो मानने वाला है नहीं, बराबर है, आइसक्रीम भी खाई पापा, फिर हमने पापा लंच भी किए, फिर हमने थोड़ी सी डांस वाली भी पार्टी कर लिए, ठीक है ना, और फिर हमने मंदिर में गए थे, वहां पर भी डोनेशन दे दिया, ठीक है। तो आपने ये लिस्ट बनाई, ये लिस्ट में ये लिखा हुआ है कि कहां कहां खर्चा हुआ। आपके बर्थडे के टाइम पे लगे 8,000, और ये 8,000 कैसे लगे आपको, ठीक है। ठीक इसी तरह
अगर आपने कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनाया, लेट अस सपोज कि ये आप हो, आपने कंपनी शुरू की है लैपटॉप बनाने या पीसी बनाने की, पीसीस बनाने की आपने कंपनी चालू की, आपने पीसी बनाया। ये पीसी बनाने के लिए अब कंपनी में एक पीसी तो बनेगा नहीं, सिर्फ एक ही पीसी बनेगा और बस बाकी हम लोग देखेंगे इतने इसको कितना पैसा लगता है, बाकी बहुत सारे पीसीस बनाएंगे। ऐसा कुछ है क्या बेटा? नहीं। कंपनी जब भी प्रोडक्शन होता है तो वो हजारों लाखों में प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? ठीक है। तो एक पीसी बनाने के पीछे हमें कितना एक्सपेंस लगा, यानी कि कितना कॉस्ट लगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो हमको खर्चों की एक शीट बनानी पड़ेगी और उसी शीट को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट शीट। बात समझ में आई? डन? यस सर, समझ में आ गई सर। ठीक है, तो बस कॉस्ट शीट हमको वही है। देखो यहां क्या दिया है, कॉस्ट शीट यानी क्या? फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट प्रोड्यूस, कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर। ठीक है, यानी कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कॉस्ट शीट, कितनी कॉस्ट लगी उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है। एक यूनिट आपको कितने रुपए में बनकर पड़ा, यानी कि एक यूनिट आपको कितने रुपए में प्रोड्यूस हुआ, आपको कितना खर्चा लगा एक यूनिट बनाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उससे बनाने के लिए, उस खर्चे को निकालने के लिए हमको एक कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है, जिसके लिए आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। आगे दिया है कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट। मैंने स्टार्टिंग में बताया क्लास की कि कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या क्या बताया जाता है आपको? प्राइम कॉस्ट, जिसमें बताई जाती है प्राइम कॉस्ट। ये वर्ड्स के मीनिंग अभी फिलहाल आपको नहीं समझेंगे, बाद में मैं इस सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको समझाऊंगा जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सेट्रा। इतनी सारी चीजें हमको पता चलती है बाय प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट। क्लियर है सर? इसमें से ना एक भी नाम हमको समझा ही नहीं, मत समझने दो बेटा। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, चैप्टर आगे जाएगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। डन? ठीक है, तो मतलब 100 बात की एक बात, एक छोटा सा कंसेप्ट आपके माइंड में क्लिक हो गया या आपके माइंड में चला गया कि सर हमको अगर कोई यूनिट बनाना है, कोई प्रोडक्शन बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है हमको, तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्चा कितना लगेगा उसको अगर निकालना है तो हमको एक शीट बनानी पड़ती है जिसको कॉस्ट शीट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने ये देखा कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो 3 चीजें आपको लगती है, जिसे हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहते हैं। कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कितनी चीजें लगती है। सॉरी, अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये मैंने आपको लिख के दिया है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था, आपको समझा कर भी दिया हुआ है, तो आपने बिल्कुल भी लिखने में देरी नहीं करनी है। ठीक है ना? मैं ऐसा नहीं बोलने वाला बेटा कि आपको ये लिखना है या आपको फेयर कॉपी बनाना है, अभी आप इनफ मैच्योर्ड हो। ठीक है ना? मैंने लिखा हुआ अच्छे से, आपने भी लिखना है। अदरवाइज मैं इसको टाइप करके आपको प्रिंट आउट नोट्स दे सकता था, लेकिन जब तक हम लिख कर नहीं देखेंगे हमको सारी बातें समझ में नहीं आती। क्लियर है? और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है, तो ये दो जो दिए हुए आपको, ये चीजें आपने भी क्या करनी है? अपने कॉपी में नोट डाउन करनी है। देन आता है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट यानी होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने प्रकार के खर्चे लगते हैं। सबसे पहले मटेरियल लगता है, फिर लगता है लेबर, और फिर लगते हैं कुछ अलग खर्चे। ठीक है, अब सर कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए ये 3 चीजें लगती है क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल लगती है। सर मतलब इसके अलावा कोई, इसके अगर इन तीनों में से कोई एक ना ले तो कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता? आंसर इज नो। सर कैसे? एग्जाम्पल दो। ठीक है, आ जाओ, एग्जाम्पल तो हम बहुत देते हैं। ये आपकी मम्मी है, मम्मी को दिखाना नहीं कि मम्मी देखो, मम्मी देखो आप कैसे दिख रहे हो, बिल्कुल नहीं दिखाना। ठीक है ना? हाँ, नहीं तो चले आए बड़े, मम्मी मम्मी आप देखो कैसे दिख रहे हो, हमारे सर देखो आपको कैसे बोल रहे हैं। पात्र घटनाएं काल्पनिक है बेटा। ठीक है, ये मम्मी है। आपने बचपन से आज तक मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा हुआ है? ठीक है, या कुछ बच्चे या जो गर्ल्स है वो अपने घर में रोटियां बनाती होंगी, बॉयज भी बनाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना? तो घर में आपने रोटी बनते हुए देखी या बनाई है आपने खुद ने? बराबर है। तो आप सबको पता है कि रोटी बनती कैसी है। ठीक है,
तो रोटी बनाने के लिए हमको क्या लगता है? रोटी बनाने के लिए हमको लगता है आटा, ठीक है। अगर आप रेडीमेड आटा लेके आते हो तो सिर्फ आटा ही लगता है, ठीक है। यानी कि क्या लग गया आपको? मटेरियल लग गया, बराबर है। अब आपके घर में आटा लाकर रख दिया तो रोटी ऑटोमेटिक बनती है क्या? रोटी ऑटोमेटिक बनती है क्या? आंसर इज नो। उसको बनाने के लिए एक लगेगा पर्सन, जिसको हम क्या नाम देते हैं? लेबर, ठीक है ना। मतलब सर हमारी मम्मी लेबर है क्या? ऐसा नहीं है। लेबर यानी हर वो व्यक्ति जो पैसे अर्न करने के लिए काम कर रहा है, बराबर है ना। समझ में आया क्या? तो हर व्यक्ति को लेबर बोलते हैं। मैं भी लेबर ही हूँ, ठीक है ना। लेबर यानी कि इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में हर वो व्यक्ति जो पैसे कमा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। जो फिजिकली और मेंटली थोड़ा सा थक जाता है उसे हम लेबर कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो मम्मी बनाने के लिए कोई पर्सन चाहिए, उसके अलावा ये मटेरियल ऑटोमेटिकली वहां जाकर ऑटोमेटिकली अपने डब्बे से बाहर निकलकर रोटी खुद से बेलेगा और खुद से रोटी बनाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो उसके लिए एक पर्सन चाहिए यानी कि लेबर। और ये जो चीजें हम बना रहे हैं इसके लिए कुछ क्या होंगे बेटा? खर्चे भी होंगे। जैसे अभी आटा खरीदना है आपको, तो ये तो मटेरियल हो गया। लेकिन अगर आप आटा रेडीमेड नहीं खरीदते हो तो आपको गेहूं खरीदना पड़ेगा। यू हैव टू परचेज व्हीट। क्लियर है क्या? आपको व्हीट खरीदने पड़ेगी। अब क्या ये व्हीट आपका एक्सपेंस हो गया? ये खर्चा तो है लेकिन इसको एक्सपेंस नहीं मानेंगे, इसे हम क्या मानेंगे? मटेरियल। ऐसा मटेरियल जो रोटी बनाने के लिए लग रहा है। लेकिन ये जो व्हीट है, ये व्हीट लाकर डायरेक्ट रोटी बेल सकते हैं क्या? तो आंसर इस व्हीट को हमको कन्वर्ट करना होता है आटे में, और इसके लिए हमको इसे पिसाना पड़ता है ना। इसे क्या करना पड़ता है? फ्लोर मिल में जाके पिसाना होता है। तो वो जो फ्लोर मिल वाले को हम पैसा देते हैं तो वो हमारा क्या हो गया? खर्चा हो गया कि नहीं? अरे बात समझ में आई? चलो ठीक है, आपके पास सब कुछ है, आटा है, पिसा हुआ आटा है, आपके पास मम्मी भी है, एवरीथिंग इज रेडी, ठीक है। लेकिन आपके पास ना गैस ही नहीं है। क्या आप रोटी बना पाओगे? आप ये मत बोलना सर हम ठीक है हम चूल्हे पे बनाएंगे। मैंने गैस बोला था आपको गैस पे बनाना है, ठीक है ना। तो आपके पास गैस ही नहीं है, यानी कि रोटी बनाने के लिए भी आपको लगता है सिलेंडर, गैस, ठीक है ना। एलपीजी लगता है, तो वो भी आपका क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। कहानी समझ में आ रही है क्या? धीरे धीरे आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेजेस में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एकदम सीधी और सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। तो बात समझ में आई बेटा? कॉस्ट कैसे निकलती है, खर्चा कैसे होता है? तो सबसे पहला खर्चा होता है मटेरियल पे, यानी कि जो प्रोडक्ट हमको बनाना है उसका रॉ मटेरियल हमको खरीद के लाना होता है, ठीक है। उसके बाद उस रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स में कुछ लेबर भी लगते हैं, और उसके अलावा हमारे रॉ मटेरियल्स के अलावा भी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ क्या लगते हैं? खर्चे भी लगते हैं। बात समझ में आई? तो अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो हमको तीन चीजें आनी चाहिए या तीन चीजें पता होनी चाहिए, एक मटेरियल, एक लेबर और एक एक्सपेंसेस। पक्का? अब सर मटेरियल भी कैसा लगता है? मटेरियल भी जो लगता है वो मटेरियल के दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल होता है, एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, ठीक है। सर डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या? डायरेक्ट मटेरियल मतलब क्या? चलो आप बताता हूं डायरेक्ट मटेरियल मतलब होता क्या है। ये देखिए, ये आपके सामने कुछ पिक्चर है, सबको दिख रहा है? सर बिल्कुल दिख रहा है सर। ये कंपनी क्या बना रही है? ये कंपनी बना रही है वाटर बॉटल्स। एक्चुअली वाटर बॉटल नहीं बना रही है, ये ड्रिंकिंग वाटर को बेच रही है। ये कंपनी क्या कर रही है? ड्रिंकिंग वाटर को प्रोड्यूस कर रही है, सेल कर रही है, पैक करके सेल कर रही है, बराबर है। लेकिन आप बताओ, इनके पास जो पानी है उस पानी को पैक करने के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए? वेरी गुड सर, इनको ना एक बॉटल चाहिए प्लास्टिक वाली, हाँ है ना। एक प्लास्टिक वाली बॉटल लेके आना है कंपनी को। अगर कंपनी को 100 ड्रिंकिंग वाटर बॉटल बनानी है तो 100 प्लास्टिक की बॉटल लगेगी, ठीक है।
विदाउट प्लास्टिक की बोतल इनका पानी पैक्ड हो सकता है क्या? आंसर इज नो। समझ में आया? पहले वो जमाने में पानी पहुंचाया करते थे, अब वो जमाना चला गया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर हमको ड्रिंकिंग वाटर पैक करना है तो हमको लगेगी एक बोतल। अब बोतल को खुला नहीं छोड़ सकते, उसके ऊपर क्या लगेगा? उसके ऊपर लगने वाला है कैप, यानी कि ढक्कन। बराबर है ना? समझे क्या? ढक्कन। इसके ऊपर क्या लगने वाला है? ढक्कन लगने वाला है। तो आपको कैप भी खरीदना होगा। बराबर है? तो क्या मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ढक्कन और प्लास्टिक की बोतल ना खरीदूं तो क्या मेरा ये पानी जो ये ड्रिंकिंग वाटर है, क्या ये पैक्ड हो सकता है क्या? आंसर इज नो। विदाउट बॉटल एंड विदाउट कैप ये पानी पैक्ड नहीं हो सकता। यानी ये ऐसा मटेरियल है जिसके अलावा प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल ही नहीं है, तो उसे हम कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल। उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने रोटी का एग्जांपल लिया, तो जब तक आटा नहीं है तब तक रोटी बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो जो आटा हो गया, व्हीट हो गया, वो हो गया डायरेक्ट मटेरियल कि जिसके अलावा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। बात समझी? जी सर। सर इनडायरेक्ट मटेरियल है क्या? तो एक एग्जांपल है, एक क्या है एग्जांपल, ध्यान से समझना थोड़ा सा। एक एग्जांपल देता हूं आपको। लेट अस सपोज आपने ये पानी की बोतल बनाई बहुत सारी, और इस पानी की बोतल को, सभी पानी की बोतल को एक कर्टन में, यानी एक बॉक्स में आपने पैक कर लिया। ऐसी बहुत सारी पानी की बोतल इसमें पैक कर लिया आपने। अब ये कर्टन को सील करने के लिए हमको सेलो टेप लग रहा है। इसके ऊपर क्या लगेगा? सेलो टेप, जो ऐसा कुछ इस प्रकार हम लोग लगाएंगे, है ना? सेलो टेप लग रहा है, इस प्रकार से हम लगाएंगे सेलो टेप। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि एक पानी की बोतल बनाने के लिए या एक पानी की बोतल पैक करने के लिए कितना सेलो टेप लगा, कितना प्लास्टिक टेप लगा? बताओ कितना टेप आपको लगा? तो ये आप बता सकते हो क्या? द आंसर इज नो। ये हम नहीं बता सकते कि आपको ये जो स्टिकी टेप है ये कितना लगा, ये हम नहीं बता सकते। या मान लो पानी की बोतल तो नहीं, आप किसी शॉप में गए, आप किसी शॉप में गए, लेट अस सपोज मान लो आप कहीं डीमार्ट में चले गए। वहां पर डीमार्ट में प्लास्टिक बैग्स होती है जिसमें आपको सामान भरना होता है, ग्रोसरीज भरनी होती है, जैसे कि शुगर हो गया, आपको अगर कुछ व्हीट वगैरह खरीदना है तो प्लास्टिक के इसमें कवर में हमको पैक करना होता है। बराबर है क्या? ठीक। तो हम प्लास्टिक की पन्नी में, प्लास्टिक की पॉलिथीन में अगर एक चीज पैक करनी है तो एक प्लास्टिक की पॉलिथीन लेते हैं। यानी कि डीमार्ट कंपनी को ये मालूम है कि अगर एक कस्टमर आया तो एक प्लास्टिक उठाएगा, दो कस्टमर आए तो दो प्लास्टिक्स उठाएंगे। समझ में आया? और अगर वो प्लास्टिक्स वहां पर नहीं है तो शायद ये चीजें लोग खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि पैकिंग के लिए कुछ है ही नहीं। है ना? बात समझ में आई क्या? तो ये जो हो गया ये तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो प्लास्टिक बैग्स है, अगर मान लो वो आपको पैक करके देते हैं डीमार्ट में, जब भी आप कभी खरीदे होंगे, शॉपिंग किए होंगे, तो वहां जाके वो वेट करते हैं, वेट करने के बाद उसे क्या करते हैं? पैक करके देते हैं। तो पैक करने के लिए वो या तो प्लास्टिक टेप का यूज करते हैं या तो स्टेपलर का यूज करते हैं, या तो आपको स्टेपल करके देते हैं। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ कि एक प्लास्टिक बैग को पैक करने के लिए कितना रुपए का प्लास्टिक टेप लगता है? बताओ। पूरा प्लास्टिक टेप का बंडल जो आता है, वो मान लो पूरा प्लास्टिक टेप का बंडल 50 रुपए का आता है। तो बताओ एक प्लास्टिक बैग को पैक करने के लिए कितना प्लास्टिक लग रहा है? ये बता पाओगे क्या? आंसर इज मतलब कुछ मटेरियल ऐसे है जो लगते तो है प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेकिन उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितना लग रहा है। बात समझ में आई? यस सर। जैसे कि
जैसे कि आपको पता है अगर एक बोतल हमें पानी की पैक करनी है तो हमको प्लास्टिक भी कितना लगेगा, एक बोतल। कैप भी कितना लगेगा, एक ही कैप लगेगा, बराबर है। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं एक बोतल को पैक करूंगा सारे मतलब बहुत सारी बोतल्स को एक बॉक्स में पैक करूंगा तो उसको जो लगाने वाला सील करने वाला प्लास्टिक टेप है वो मुझे कितना रुपए का लगेगा ये नहीं पता, ठीक है। यानी कि बेटा सीधी सीधी बात, नो बकवास, कि जो मटेरियल आइडेंटिफाइबल है कि हाँ इनको इतना ही लगता है, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए वो मटेरियल नेसेसरी है, उसके अलावा प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता, तो उसे हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। और ऐसा मटेरियल जो जरूरी है लेकिन वो एक एक यूनिट को कितना लगा ये हम नहीं बता सकते, ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि आपके घर में मैंने रोटी का एग्जांपल दिया, मम्मी को पता है कि अगर 15 लोग हमारे घर में रहते हैं, या फिर मम्मी को पता रहता है कि मान लो आज मेहमान आने वाले हैं, ठीक है, आज क्या आने वाले, मेहमान आने वाले, तो हमें नियर अबाउट 1 kg की रोटी बनानी होगी, 1 किलो आटा की रोटी बनानी होगी। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ, आप ये बता सकते हैं क्या कि एक रोटी बनाने के लिए आपको कितने रुपए की गैस लगी, एलपीजी, बताओ। आपके घर में तवा रोटी बन रही है, ये गैस को रोटी को सेका जा रहा है, बराबर है। तो आप बताओ एक रोटी बनाने के लिए सिलेंडर तो सबको पता है 1000 रुपीज का सिलेंडर मिल रहा है, ठीक है ना, वो तो टोटल एलपीजी का प्राइस हो गया 1000। तो बताओ एक रोटी के लिए कितना सिलेंडर का गैस लगा, कितने रुपए का लगा, आप बता सकते हैं इसको, आंसर इसको, ठीक है। तो जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए लग रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल, और जो लग रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए लेकिन उसे हम एक कमोडिटी को कितना लग रहा है ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है, एक्चुअली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वर्ड का यही मतलब होता है, क्लियर है। चलिए, तो देखो हमने देखा कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो उसको 3 चीजें लगती है। पहला लगता है मटेरियल, और मटेरियल कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, डायरेक्ट मटेरियल भी लगता है और इनडायरेक्ट मटेरियल भी लगता है। डायरेक्ट मटेरियल मतलब जो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के काम आएगा, ठीक है, समझ में बात। जैसे रोटी बनाना है, आटा चाहिए। इनडायरेक्ट मटेरियल यानी कि जो रोटी बनाने के लिए लग तो रहा है लेकिन उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कितना लगेगा, समझ में आया ना, जैसे कि गैस। उसके बाद आता है लेबर, उसके बाद क्या आता है बेटा, लेबर। लेबर के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट लेबर और एक होता है इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में क्या डिफरेंस है, सीधी बात बता देता हूं मैं। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में क्या डिफरेंस है, एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक। पहले ये बेसिक चीजें सारी समझ लो। आज का मेरा मुद्दा ये है कि आपको चैप्टर के बारे में सारी बेसिक चीजें बता दूं, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर कोई टेंशन नहीं आती। देखिए जरा, ये इमेज आपके सामने मैंने रखी है। ये इमेज में आपको क्या दिख रहा है कि एक जो वर्कर है वो वर्कर इस पर्टिकुलर मशीन पर काम कर रहा है ना। एक जो वर्कर है वो इस पर्टिकुलर मशीन पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर इस मशीन को चलाते हुए इस वर्कर को मैं दिन भर का 100 रुपीज देता हूं और इस मशीन पर ये वर्कर मुझे 500 यूनिट्स बनाकर देता है, 500 यूनिट है ना, कोई भी प्रोडक्ट 500 बना के देता है, और मैं उसको कितना चार्ज करता हूँ, 100 रुपीज। बात समझी, यानी कि याद मान लो 1000 देता हूँ मैं उसे, 500 यूनिट बनाने के लिए मैं उसे 1000 रुपीज दे रहा हूँ, तो एक यूनिट बनाने के लिए कितना रुपए हो गया, तो 2 रुपए हो गया। मतलब मैं इस पर्सन को डायरेक्टली एक प्रोडक्ट बनाने का, एक यूनिट बनाने का, एक प्रोडक्ट बनाने का मैं डायरेक्टली कितना पैसा दे रहा हूं इसे, ₹2। बात समझ में आई, तो ये हो गया डायरेक्ट लेबर, बराबर है।
जिससे हम पता चल सके कि भैया ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इस व्यक्ति को कितना पैसा दे रहे हैं। बराबर है, क्लियर है, पक्का। अब आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लो आपने मेरे पास ट्यूशंस लगा लिए, आपने मेरे पास क्लास लगा लिए। अब क्लास की फीस मान लो है 10,000 रुपीज, एग्जाम्पल है, पात्र घटना है, काल्पनिक है, ठीक है ना। क्लास की फीस है 10,000। अब क्या मैं बोल सकता हूँ कि आज जो मैं एक लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ये जो आज एक लेक्चर हमारा हो रहा है, इसके लिए आपने मुझे कितना पैसे दिए? एक लेक्चर का आपने मुझे कितना पैसा दिया? क्या आइडेंटिफाइबल है? आंसर इज नो। क्लियर है। जैसे अगर मैं फैक्ट्री का एग्जांपल दूं, तो ये वर्कर डायरेक्ट मशीनरी पर काम कर रहा है। मशीनरी पर काम करके इस वर्कर को पता है कि मैं आज दिन भर में कुछ ना होए तो मैं 100 यूनिट्स तो बना ही लूंगा, ठीक है। और इसके लिए मुझे मेरी कंपनी 1,000 रुपए दे रही है। तो हम समझ सकते हैं कि एक यूनिट बनाने का ऐसे कितना मिल रहा है, तो 10 रुपए मिल रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर बात करूं, इसी कंपनी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसी कंपनी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी है 2 लाख रुपीस मंथली सैलरी। तो इस 2 लाख रुपए की जो सैलरी है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो बताओ एक प्रोडक्ट जो हमने बनाया उसमें सीए की सैलरी कितनी है? बताओ। तो बता पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि उसकी तो मंथली सैलरी है ना। वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो तो मशीनरी भी नहीं चलाता। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं? सिर्फ कंपनी की फाइनेंशियली चीजें संभालते हैं। क्लियर है। और इनकी जो सैलरी है ये इनको प्रोडक्ट बनाने की मिलती है क्या? तो आंसर इज नो। लेकिन क्या ये खर्चा हम हमारे प्रोडक्ट में भी ऐड करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बेटा सीधी बात है, जितने भी खर्चे होंगे मैं सबको टोटल करूंगा, फिर मुझे एक प्रोडक्ट पड़ेगा कि ये मुझे प्रोडक्ट कितने में पड़ रहा है। आप कभी भी ध्यान रखना कि कंपनी जब भी आपको कोई चीज बेचती है, जितने भी रुपए की बेचती है, इनफाइनाइट चीजें बाहर मार्केट में मिलती है, आप जो भी खरीदो, आप जो पैसे देते हो उसमें सब कुछ इन्वॉल्व होता है। जैसे कि सीए की सैलरी, एक वर्कर की सैलरी, लेबर, मटेरियल, बहुत सारी चीजें, हर एक चीज उस प्राइस में शामिल होती है। बात समझ में आई क्या? क्लियर है। तो मैं ये बोल रहा था कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर मतलब क्या? डायरेक्ट लेबर मतलब जो व्यक्ति डायरेक्ट मशीन पर काम कर रहा है, कंपनी डायरेक्टली उसको बात करती है कि अगर आप 1 यूनिट बना के दिखाओगे तो हम आपको 10 रुपए दे देंगे। तो ये हो गया डायरेक्ट खर्चा, यानी कि डायरेक्ट लेबर की 1 यूनिट बनाने का लेबर को मिल रहा है 10 रुपए, तो वो मेरा डायरेक्ट लेबर एक्सपेंस हो गया। इनडायरेक्ट लेबर मतलब अभी होता है कि अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसे सैलरी मिल रही है 2 लाख रुपए, ठीक है, तो वो 2 लाख रुपए में से एक दिन एक प्रोडक्ट के बताओ कितने पैसे होंगे? क्या आप बता सकते हो? आंसर इज नो। तो वो हो गया इनडायरेक्ट लेबर। समझ में आई बात? जी सर। वैसे ही आते हैं हमारे पास एक्सपेंसेस। तीसरा कौन सी चीज है? एक्सपेंसेस। तीसरी जो चीज है हमारे पास है एक्सपेंसेस। ठीक है जी। एक्सपेंसेस भी 2 प्रकार के होते हैं। हालांकि ये बात मुझसे ज्यादा आपको पता है कि एक्सपेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? तो 2 टाइप्स के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। वन इज direct expenses and another is indirect expenses. One is direct expense and another is indirect expenses. डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी वो एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है। समझ में आया? यानी कि जैसे कि एग्जांपल की बात करूं कि जैसे कंपनी मान लो ये जो वाटर बॉटल बना रही है, ये जो कंपनी वाटर बॉटल बना रही है, इसके ऊपर कंपनी लगा रही है कैप, है ना। तो ये जो कैप खरीद रही है कंपनी, ये डायरेक्ट लग रहा है कंपनी के प्रोडक्ट को खर्चा, बराबर है। तो ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन कंपनी जो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज कर रही है, ये मशीन जो चल रही है, देखो आप एक लाइन से यहाँ से बॉटल आना चलोगे तो ये ऑटोमेटिकली आ रही है बॉटल्स? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो लग रही होगी। तो ये जो बॉटल्स, ये जो मशीनरी चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है। अब आप मुझे बताओ कि एक
बॉटल को बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी लगा, बताओ। आप बता सकते हो क्या? आंसर इज नो। तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। यानी कि 100 बात की एक बात आपको समझ में आ गई। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी डायरेक्ट वाली चीज ये है कि जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और इनडायरेक्ट मतलब प्रोडक्ट के लिए लगती तो है लेकिन हम इसको अलग से काउंट नहीं कर सकते। यानी कि भैया एक प्रोडक्ट को कितना लगा होगा ये हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ आई? तो ये आपको बात जो है ये लिखनी है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आपको क्या करने हैं? लिखने हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए बेटा और लिख लीजिए इसे। हो गया? डन सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यानी कि आपको तो ये बात समझ में आ गई कि कोई भी एक प्रोडक्ट है उसे बनाने के लिए लगता है मटेरियल, और मटेरियल सिर्फ एक ही टाइप के नहीं लगते, मटेरियल लगते हैं 2 टाइप के। डायरेक्ट मटेरियल भी लगता है और इनडायरेक्टली, मतलब जो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं और जो इनडायरेक्टली उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए होता है वो वाला। ठीक है, उसके बाद लेबर यानी कि जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा है बंदा, वो हो गया हमारा डायरेक्ट लेबर। उसको डायरेक्ट पैसे देते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ा देता है। लेकिन कभी कभी इनडायरेक्ट लेबर भी होता है। इनडायरेक्ट लेबर यानी जो प्रोडक्शन बनाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं लेकिन मैनेजमेंट तो संभाल रहे हैं, उनको तो पैसा देना पड़ेगा, उनको तो सैलरी देनी होगी, तो वो भी हो गया इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंसेस भी जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक्सपेंसेस भी जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अनदर इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे, और ऐसे एक्सपेंसेस जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। बात समझ में आई? पक्का? यस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं सभी डायरेक्ट चीजों को इकट्ठा करके लिखता हूँ, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सभी डायरेक्ट वाली चीजों को इकट्ठा करके लिखता हूँ, ठीक है, तो जो मुझे मिलती है वो क्या मिलती है? तो वो मुझे मिलती है डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है ना? तो देखो मुझे क्या लिखना है? सभी डायरेक्ट वाली चीजें, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं तो ये मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा डायरेक्ट कॉस्ट। इसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। और इसी को क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। मतलब पहला खर्चा, प्राइम कॉस्ट यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्ट कितना खर्चा लगता है, ये खर्चे को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो 3 टाइप्स के खर्चे हमको इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगते हैं, जो कि नंबर 1 है कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल। नंबर 2 कौन सा है? डायरेक्ट लेबर। और नंबर 3 कौन सा है? वेरी गुड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये 3 चीजें लगती है हमको किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली। मतलब जो आइडेंटिफायर है, ये तीनों को अगर हम नहीं निकालेंगे, ये तीनों को हम नहीं लगाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। बात समझिए क्या? यस सर। और इसी को डायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट यानी प्राइमरी खर्चा, यानी कि सबसे पहले कौन सा खर्चा लगता है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? और ठीक उसी तरह अगर मैं सारे इनडायरेक्ट चीजों को इकट्ठा करता हूं, यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो गया। अगर मैं सारी इनडायरेक्ट खर्चों को इकट्ठा करता हूं तो मुझे क्या मिलता है?
जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर इन सबको मैंने ऐड कर दिया तो ये हो जाएगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या हो जाएगी ये? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, यानी वो प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा तो लगा है, लेकिन एक प्रोडक्ट के लिए कितना लगा ये अभी हम निकाल नहीं सकते। ऐसा खर्चे हम इनडायरेक्ट में आते हैं। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट में लेके आते हैं। सर एक बार एग्जांपल दे दो। ठीक है, आपकी मम्मी रोटी बना दी है, मैंने एग्जांपल दिया था कि गैस लग रही है, तो आप नहीं बता सकते कि एक रोटी को कितना गैस लग रहा है। बता सकते हो कि एक रोटी बनाने को कितने रुपए का सिलेंडर लगता है? आंसर इज नो। या आपकी मम्मी किचन में खाना बना रही है, किचन में फैन चलो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। तो आप बताओ कि मम्मी ने रोटी बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, आप बता सकते हो? आंसर इज नो। तो वो हो गया इनडायरेक्ट नेचर के कॉस्ट। क्लियर है क्या? बराबर है। और इसे इनडायरेक्ट कॉस्ट तो कहते ही है, साथ ही साथ इसे ओवरहेड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरहेड्स। ये ओवरहेड्स नाम का चैप्टर है। जब आप कोई सीए वगैरह करेगा इन फ्यूचर, तो सीए वगैरह में जब पढ़ते हो आप, तो कॉस्टिंग में वहां पर ये ओवरहेड्स नाम का चैप्टर है, वहां पर उसको सब चीजों को डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल हम बीबीए में है, तो हम जितने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट चीजें वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने चालू किया था चैप्टर कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में हमने देखा कि किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा लगा, इसको निकालने के लिए हमको एक शीट बनानी पड़ती है, और उस शीट को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट शीट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो कुछ एलिमेंट्स आते हैं कॉस्ट शीट में, यानी कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ खर्चे लगते हैं बेसिक से। और जो खर्चे कौन से हैं? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। 3 प्रकार के खर्चे तो लगने ही लगने आपको। तो मटेरियल सिर्फ एक प्रकार का होता है क्या? तो नहीं, मटेरियल डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट मतलब रिलेटेड टू प्रोडक्ट, इनडायरेक्ट मतलब नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट। ठीक है क्या? लेबर, डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकता है। मतलब ऐसा लेबर जो प्रोडक्ट को बना रहा है वो हो गया डायरेक्ट लेबर, और ऐसा लेबर जो सब चीजों को मैनेज कर रहा है लेकिन प्रोडक्ट बनाने में काम नहीं आ रहा है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसको इनडायरेक्ट लेबर बोलेंगे। एक्सपेंसेस भी 2 प्रकार के होते हैं। जो डायरेक्ट प्रोडक्शंस को बनाने के लिए लग रहे हैं वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, और जो एक्सपेंसेस हम प्रोडक्ट बनाने के लिए तो यूज नहीं करते, लेकिन उसको रखने के लिए स्टोर वगैरह किया तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, एसी का बिल आएगा, बराबर है ना? तो ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट नेचर के आते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भैया अगर आप सारी डायरेक्ट चीजों को इकट्ठा करो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ आके जोड़ दो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर सभी डायरेक्ट वाली चीजों को जोड़ दिया जाए तो हमको मिलता है डायरेक्ट कॉस्ट। और इसी डायरेक्ट कॉस्ट को क्या भी बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, और अगर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि इनडायरेक्ट मटेरियल को आप जोड़ लो, सभी इनडायरेक्ट चीजों को अगर आप जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट मिलेगा, और उसी को हम ओवरहेड्स भी कहते हैं। बात समझ में आई? पक्का क्लियर है? तो ये सब चीजें आपको लिखनी है। चलो लिखो इसे। चलिए हो गया, डन सर। अब हमें क्या करना है? ये तो 3 बातें, ये तो सारी बातें समझ में आ गई ना आपको कि एलिमेंट कोई भी प्रकार की अगर कॉस्ट निकालनी है तो कितने प्रकार के खर्चे होते हैं? 3, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेबर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का क्या मतलब होता है? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, यानी प्रोडक्शन बनाने के लिए डायरेक्टली यूज होते हैं, उस खर्चों को हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसे हम डायरेक्ट खर्चे बोलते हैं। और सभी डायरेक्ट चीजों को, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया जाए तो हमको डायरेक्ट कॉस्ट मिलती है, उसी को प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। और सभी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमको मिलता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? ओवरहेड्स। क्लियर है क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गई होंगी सबको, उम्मीद करता हूँ ऐसे। ठीक है सर, उम्मीद नहीं सर, आप यकीन करो सर, हमको यहाँ तक बात समझ में आ गई है। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। अब हमको क्या करना है? अब हमको कॉस्ट शीट बनानी है। ठीक है ना? ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बेसिक सारी चीजें आपको समझ में आने के लिए। अब हमको क्या करना है?
कॉस्ट शीट बनानी यानी कि कॉस्ट निकालना, उसका तो कोई फॉर्मेट होगा ना सर? बिल्कुल है सर, फॉर्मेट है उसका। तो चलो आओ पहले हम कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर अगले क्लास से हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक बार मैंने ये जो फॉर्मेट आपको लिखवा कर दे दिया, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्मेट को आप 2 से 3 बार खुद से बनाकर देखेंगे, क्योंकि इतना सारा पूरा फॉर्मेट आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, चले सबसे पहले अभी मेरे साथ साथ बनाएंगे सब लोग। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का आज हम फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं। सब लोग मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाएंगे बेटा। एक सेकंड, सारी चीजें सिस्टमेटिकली लिखना इंपॉर्टेंट है बेटा। ये सब चीजें आपको खुद से अच्छे से बनानी है कॉपी में। लो जी, ये आपकी बन गई कॉस्ट शीट। ठीक है, यहां पे आपको लिखना है नंबर्स, यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स, ये आएगा अमाउंट। यहाँ पे आपने लिखना है प्रोडक्शन। आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे प्रोडक्शन यानी कि कितने यूनिट्स आपने बनाए हैं। जैसे कि मान लो आपने 1000 यूनिट्स बनाए हैं, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपको ऐसा लिखना है कि प्रोडक्शन हमने कितना किया, 1000 यूनिट बनाए। ठीक है, ठीक है। देन यहाँ आपको लिखना है उसका ड्यूरेशन, कितने समय के लिए हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका फॉर्मेट का हेडिंग। अब एक एक चीजें हम लिखते चलेंगे। पहले मैं सारी चीजें लिख लेता हूँ, आप भी लिखो मेरे साथ साथ, फिर मैं हर चीज आपको समझा कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो हेड आता है हमारे पास, वो हेड आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, इसमें आता है डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल कभी कभी डायरेक्टली आपको दिया होता है कि डायरेक्ट मटेरियल कितना लग गया, कितने रुपए का लग गया। तो अगर डायरेक्ट आपको कभी कभी इंफॉर्मेशन दी है तो आपने क्या करना है, ये डायरेक्ट मटेरियल लिखना और यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देनी। ठीक है, लेकिन बहुत ही क्वेश्चन में ऐसा होता है कभी कभी कि ओपनिंग स्टॉक भी दिया रहता है कि हमारे पास इतना मटेरियल था
फिर हमने इतना परचेस किया और इतना बचा हुआ है, तो बताओ हमने कितना मटेरियल कंज्यूम किया, यानी कि कितने मटेरियल को यूज किया। समझ में आएगा? तो वो हमको निकालना होता है। तो उसके लिए भी मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद आप आराम से उसको क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करेंगे वो सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी धीरे धीरे। यहाँ पर आएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस अगर कोई परचेस किया है आपने तो यहाँ पर परचेस आएगा, और अगर आपके पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा है मटेरियल का तो उसे हम माइनस करेंगे, और जो भी आएगा वो ये अमाउंट में आएगा। बात समझे? ये अमाउंट में यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला हेड हमारा कौन सा आएगा? डायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है? उसके बाद आता है डायरेक्ट लेबर, ठीक है। सेकंड हेड इज डायरेक्ट लेबर। इस डायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट वेजेस भी कहते हैं। डायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट वेजेस भी माना जाता है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या नाम दिया हुआ है। अगर डायरेक्ट लेबर दिया है तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस दिया है तो डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, और मैंने आपको पहले ही बताया कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को अगर हम टोटल कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगी? वेरी डायरेक्ट कॉस्ट या तो फिर प्राइम कॉस्ट, है ना। तो चलो आ जाओ, इन तीनों को अगर मैं टोटल कर देता हूँ, ये नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3, इन तीनों को अगर मैं टोटल करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा बेटा? तो हमें यहाँ पर मिलेगा प्राइम कॉस्ट। हमें यहाँ कौन सी कॉस्ट मिलेगी? प्राइम कॉस्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपको? बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करो तो आपको मिलेगी प्राइम कॉस्ट। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेड लेकर आना है। नेक्स्ट हेड आपका जो आएगा वो है फैक्ट्री ओवरहेड, या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट को ही फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं और वर्क्स ऑन कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है जी। फैक्ट्री ओवरहेड को फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं, वर्क्स ऑन कॉस्ट भी कहते हैं। जितनी सारी चीजें इनडायरेक्ट वाली जो कहाँ आएंगी? फैक्ट्री में आएंगी, वो हमको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। जैसे कि एक दो चीजें मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है फैक्ट्री कॉस्ट में। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो जैसे कि आपने इनडायरेक्ट वेजेस ले ली, अनप्रोडक्टिव वेजेस ले ली, मतलब जो फैक्ट्री से रिलेटेड है लेकिन वो इनडायरेक्ट है, बराबर है ना। मशीन आपने रिपेयर कर लिया, जाहिर सी बात है कि ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट वाले हैं, यानी कि हम एक प्रोडक्ट को कितना लगा ये नहीं बता सकते। अब जैसे कि मान लो मैंने कंपनी में 1000 यूनिट बनाए, 1000 लैपटॉप्स बनाए, जिसमें मेरी मशीन बिगड़ गई थी, कंपनी में जो मशीन है वो बिगड़ गई थी, उसको रिपेयर करने के लिए 20,000 रुपए का खर्चा है,
तो क्या आप बता सकते हो कि एक लैपटॉप के लिए कितना खर्चा लग गया? आंसर इज, ठीक है ना। तो वो होते हैं इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे, बराबर है। मशीनरी रिपेयर हो गया, फैक्ट्री का रेंट है, या फिर फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीजें, और भी बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन ये मोटा मोटी मैंने लिख के दिया आपको कि जो फैक्ट्री में रिलेटेड है। लेकिन जैसे कि सिंपल बात है ना, फैक्ट्री का अगर 2 लाख रुपए रेंट पे किया आपने, तो आप बता सकते हो कि इस कैलकुलेटर में, जैसे कि मान लो हमने कैलकुलेटर बनाया, तो इस कैलकुलेटर में कितने रुपए का रेंट लगेगा, बता सकते हो क्या? तो नहीं, तो वो सारी चीजें यहाँ आएंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर हमने ओपनिंग स्टॉक लिया, क्लोजिंग स्टॉक लिया, परचेस लिया, वैसे ही यहाँ पर भी आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लेना होगा। वो लेना होता है आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, यानी कि वर्क्स इन प्रोग्रेस। क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका लेना होता है? WIP, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। वो आपको करना होता है ऐड, और इसमें से माइनस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP हम इसमें से करेंगे माइनस। क्यू करेंगे, क्यू प्लस होता है, क्यू माइनस होता है, सब चीजें बताऊंगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बस लिख के ले लो, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहां पर अगर ये चीज लिखी, ये सब चीजें हमने यहां पर लिखी है, ओपनिंग स्टॉक को प्लस किया, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया, बाकी इसके बाद जो बैलेंस बचता है वो हम बाहर लिखेंगे और उसे हम कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। ठीक है सर, जितनी चीजें फैक्ट्री में लग गई हमें, ओके डन। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद देखो, ये प्राइम कॉस्ट है, ये यहां हमको मिली थी प्राइम कॉस्ट, और यहां पर ये मिली फैक्ट्री कॉस्ट। अगर प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट को ऐड कर दूं मैं, तो मुझे क्या मिलता है? तो मुझे मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट। मुझे कौन सी कॉस्ट मिलती है? टोटल ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट मिलती है, यानी कि जो हमें इनकी टोटल मिलेगी उसे हम कहेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे, जी सर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमें कुछ ऑफिस के खर्चे इसमें ऐड करने पड़ेंगे। ये फैक्ट्री कॉस्ट को हमें ऑरेंज इससे लिखना चाहिए था, ठीक है, ऑरेंज से लिख लेते हैं। सेकंड नंबर फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स ऑन कॉस्ट, ठीक। फिर थर्ड वन आएगा ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस के भी कुछ खर्चे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? फैक्ट्री के खर्चे हैं तो ऑफिस के भी खर्चे लगेंगे। ऑफिस कॉस्ट, उसी को हम वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। सर वर्क्स कॉस्ट, तो यहाँ एक बात ध्यान रखना, फैक्ट्री वाला वर्क्स ऑन कॉस्ट है और सिर्फ वर्क कॉस्ट आया तो वो ऑफिस कॉस्ट हो जाता है, ठीक है ना। डन। अब इसमें क्या क्या चीज आती है? जो भी सारे ऑफिस में खर्चे हैं, ऑफिशियल जो भी खर्चे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्टर्स की फीस है। सर ये सब खर्चा जो है ये सब प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होता है क्या? बिल्कुल होता है। आप 5 रुपए का पेन भी खरीदोगे तो उसमें सभी की सैलरी, सभी के खर्चे, सारे खर्चे ऐड है, तभी वो 5 रुपए का बना है। समझ में आया कि नहीं? डायरेक्टर की फीस है, जैसे कि डेप्रिसिएशन है,
डेप्रिसिएशन भी इसी में आता है। जैसे कि आप सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी टू ऑफिस एम्प्लॉय, हाँ ऑफिस के एम्प्लॉय को सैलरी पे किया तो यहाँ आएगा, और फैक्ट्री वाले को सैलरी दिया तो फैक्ट्री कॉस्ट में आएगा। ठीक है ना? ठीक है सर। जैसे कि ऑफिस का रेंट है, ऑफिस का रेंट दिया तो ऑफिस के रेंट में आएगा, ऑफिस कॉस्ट में आएगा, टैक्सेस पे किए, तो वो सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते देखेंगे। ठीक है ना? तो वो आएगा यहां पर। बात समझ में आई सबको? यस सर, समझ में तो आ गई। तो यहां अगर हम ये सारी चीजें लिखेंगे तो इन सब का भी टोटल करना होगा, जो कि यहां आएगा, और इस टोटल को हम क्या बोलेंगे? यहां जो टोटल आ रहा है इस टोटल को हम क्या बोलेंगे? इस टोटल को हम कहते हैं ऑफिस कॉस्ट, नेट ऑफिस कॉस्ट। ठीक है जी, नेट ऑफिस कॉस्ट कहेंगे, या तो फिर हम इसे कहेंगे नेट ऑफिस कॉस्ट, या तो हम कहेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। यानी कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमको इतना खर्चा लगा। ठीक है, अब इसमें आपको दो चीजें और ध्यान में रखनी है। इसमें आपको प्लस करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसमें से माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। बाद में जो कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? बाद में जो कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है सर, थोड़ा सा ना बोरिंग सा लग रहा है बेटा, अभी फिलहाल बस लिख लो। जैसे ही ये सारी चीजें मैं आपको समझा कर दूंगा और एक एग्जांपल दूंगा तो आपके लिए ये एकदम इजी हो जाएगा। आपको लगेगा अच्छा ये ऐसा था क्या, क्योंकि अभी सिर्फ हम लिख रहे हैं। अभी मैंने आपको समझाया कुछ नहीं है कि ये ओपनिंग स्टॉक क्या मतलब फिनिश गुड्स क्या होता है, WIP क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस कैसा होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो रहा है, नेट ऑफिस कॉस्ट क्यों आया, ये सब चीजें मैं समझाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको सारी चीजें क्लियरली एकदम समझाने के बाद ही मैं आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है ना? चलो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे ही आया वैसे ही आपको कुछ और खर्चे ऐड करने हैं। नंबर कौन सा चल रहा है? 4। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हमको ऐड करनी है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है, तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या क्या आएगा? अब प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या क्या खर्चे लगते हैं आपको? तो प्रोडक्ट को बेचने के लिए सबसे पहले सर ना एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, एडवर्टाइजमेंट लग सकता है। ठीक है, उसके बाद
आपको कमीशन देना पड़ सकता है एजेंट को बेचने के लिए कि भैया आप हमारा प्रोडक्ट बेच कर दे दो, हम आपको इतना इतना % कमीशन देंगे। भाई सेलिंग करने के लिए तो खर्चा कर रहे हैं ना, बिल्कुल। प्रोडक्ट आपका बन के तैयार है, आपको गोडाउन में रखना है उसे, तो गोडाउन का भी रेंट होता है। तो ये हो गया गोडाउन रेंट, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए हमारे एम्प्लॉइज यहां से वहां ट्रैवलिंग करते हैं, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी आ सकता है और बहुत सारे प्रकार के खर्चे और भी आ सकते हैं जो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमको करने हैं। वो सारे खर्चे इस हेड में आएंगे। प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो भी खर्चा करना है वो सब इसमें आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे प्लस करने के बाद, ये सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे प्लस करने के बाद जो हमको लास्ट में कॉस्ट मिलेगी, वो जो हमारी कॉस्ट होंगी उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। और एक्चुअल में हम क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को सेल करेंगे इतने इतने रुपए में, और लास्ट में जो बचेगा वो हमारे पास आएगा प्रॉफिट। लास्ट में जो बचेगा वो आएगा बेटा हमारे पास प्रॉफिट, ठीक है। ये जो प्रॉफिट आता है ये आपको बैलेंसिंग निकालना होगा, बैलेंसिंग फिगर दिया, मतलब ये आपको निकालना है, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो ये होगी आपकी कौन सी शीट, कॉस्ट शीट। ये हो गई आपकी कॉस्ट शीट, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, पहले ये कॉस्ट शीट को आप लिख लो, फिर बताता हूं आगे करना क्या है, ठीक है। तो ये कॉस्ट शीट को फटाफट सब बच्चे पॉज कर करके लिख लेंगे। आपको वीडियो पॉज करना है और लिखना है। ठीक है जी, बात समझ में आई क्या? तो कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है ये आपने आज क्या करना है, इस कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को 2 से 3 बार घर पे सेल्फली बनाकर देखना है, ठीक है। कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इस कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को मैं बहुत अच्छे से आपको समझा कर दूंगा, जिससे आपको इतनी सारी चीजें जो है वो लर्न करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगा कि ये चीजें आती कैसी है। बात समझ में आई क्या? तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, वापस एक बार हम रिवाइज कर देते। हमने देखा कि चैप्टर कॉस्ट शीट हमने शुरू किया है। कॉस्ट शीट मतलब ये रही कॉस्ट शीट जो आपको बनाकर दी मैंने। तो ये कॉस्ट शीट हम क्यों बनाते हैं और किसके लिए बनाते हैं, इसकी क्या जरूरत है हमारी जिंदगी में। तो जब कोई कंपनी में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उस प्रोडक्ट की कीमत क्या है वो निकालने के लिए सारे खर्चे को एक जगह लिखना होता है। सारे खर्चे हमने उस प्रोडक्ट के लिए किए उनको एक जगह लिखना होता है, तो उसके बाद ही वो प्रोडक्ट की क्या निकलती है, कॉस्ट निकलती है, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट शीट। डन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट शीट अगर आपको बनानी है तो आपके पास रहते हैं कुछ एलिमेंट्स, मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो आपको कुछ खर्चे स्टार्टिंग में लगेंगे और जो कि एकदम 101% करने ही है आपको। तो एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर और एक होता है एक्सपेंसेस। मटेरियल भी 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मटेरियल 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर भी 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर।
एक्सपेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सारी डायरेक्ट वाली चीजों को इकट्ठा कर लूं तो वो जो हो गया वो हो गया मेरा प्राइम कॉस्ट। सारी इनडायरेक्ट चीजों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, या तो उसे हम ओवरहेड्स कहते हैं। क्लियर है क्या? और उसके बाद हमने फॉर्मेट पढ़ा, फॉर्मेट में हर चीज मैंने आपको लिख कर दे दी है। ये चीजें आपको घर पे 1 से 2 बार बनाकर देखनी है। कल हम क्या करेंगे, डिटेल में इस कॉस्ट शीट को समझेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास को कोई मिस नहीं करना। नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट शीट को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना करेंगे स्टार्ट। ठीक है क्या? तो आपको नेक्स्ट क्लास से और ज्यादा इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा, क्योंकि एक बार हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए तो आपको लगेगा कि ये बहुत इजी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।